बेटा अब हम डिस्कस करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। देखिए जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं तो अगर सेम डायमेंशंस की होंगी तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी आपस में, मींस क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर शुड बी देयर, राइट। अब दूसरी चीज, अगर दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटीज मल्टीप्लाई टुगेदर तो उनकी यूनिट्स भी मल्टीप्लाई होगी। अगर हम एक क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हैं दूसरी से, तो अगर सेम यूनिट्स हैं तो वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम यूनिट्स होने से कैंसिल हो जाएगी। वही चीज ये डायमेंशंस में भी अप्लाई होती है। डायमेंशन एनालिसिस मींस कि वही सब मेथड हम इधर भी अप्लाई करेंगे। अब इसके एप्लीकेशंस कैसे कैसे इसको अप्लाई करते हैं, तो देखिए इसके 3 एप्लीकेशंस हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। We can check the accuracy of any given physical relation. We can check the accuracy or correctness or also dimensional consistency of any equation. एक ही बात है, आप कोई फार्मूले को करेक्टनेस को चेक करना कहो या उसकी कंसिस्टेंसी चेक करना कहते हैं, एक ही बात है। इक्वेशन है, चेक द एक्यूरेसी ऑफ इक्वेशन या डायमेंशनल कंसिस्टेंसी है वही, मतलब अलग अलग नेम दिए हैं अलग अलग बुक में, अल्टीमेटली है वो चीज। तो एक तो हम क्या है, किसी भी इक्वेशन की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं मेथड ऑफ डायमेंशन से। दूसरा, वी कैन डिराइव फार्मूला फॉर द गिवन फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन एंड we can also convert one system of unit into another system using method of dimension। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे, है ना। देखिए हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस के। सबसे पहला एप्लीकेशन ले रहे हैं चेकिंग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। तो किसी भी इक्वेशन की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे, मींस करेक्टनेस, एक्यूरेसी, हाउ वी विल चेक इट। तो इसके लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। कि लाइक क्वांटिटी में जो सेम डायमेंशंस की क्वांटिटी वही आपस में ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी। वेलोसिटी में से वेलोसिटी ही सब्ट्रैक्ट होगी या वेलोसिटी ही ऐड होगी। वेलोसिटी कैन नॉट बी एडेड इन फोर्स और फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट टेम्परेचर कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड और एक्सेलरेशन कैन नॉट बी subtracted from velocity, right? Means only velocity can be added in velocity or velocity can be subtracted from velocity, or force can be added in force or force can be subtracted from force. Like means only like quantities can be added or subtracted. Like quantity means the quantity which has the same dimensions, only those quantity can be added together or subtracted from each other, right? पहली कंडीशन तो ये है चेकिंग के लिए। दूसरा, इस मेथड में इस चेकिंग द एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी, इसमें हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। क्या यूज करने वाले हैं बेटा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। इस मेथड में हम यूज करेंगे। क्या होता है प्रिंसिपल, कि जब भी किसी फिजिकल रिलेशन को, कोई भी फार्मूला है फिजिक्स का, कोई भी रिलेशन है उसको चेक करना है, तो सबसे पहली कंडीशन तो हमने बात कर ली कि लाइक क्वांटिटी कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड, मींस द क्वांटिटी व्हिच हैज द सेम डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर। एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन ईच टर्म ऑफ ए गिवन रिलेशन इन वन साइड शुड बी इक्वल टू द ईच टर्म ऑफ द गिवन रिलेशन इन अदर साइड। मींस कोई भी फिजिकल फार्मूला है, कोई भी फिजिकल इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन दी है, तो डायमेंशंस ऑफ ईच term on either side of a given physical relation or physical equation or physical formula should be the same। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर एक से ज्यादा टर्म है दोनों तरफ, तो हर टर्म में इंडिविजुअली दोनों तरफ डायमेंशंस जो है वो सेम होनी चाहिए। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, राइट। क्लियर है, समझ में आया। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ जो होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, dimensions of each term on either side of a given physical equation or physical formula relation should be same, right। कैसे, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, बुक में दिया है वो एग्जांपल से हम कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। x इज इक्वल टू x0 प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। ये एक फार्मूला है आपके पास, इसको v0 लिखा होगा शायद, v0t इनिशियल वेलोसिटी, राइट। अब यहाँ पे x क्या है, पोजीशन है।
x0 इनिशियल पोजीशन है, x फाइनल पोजीशन है, v0 इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम एंड a एक्सेलरेशन। तो ये एक आपको इक्वेशन देती है। अब आपको इसकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करनी है। आपको ये चेक करना है कि गिवन फार्मूला करेक्ट है या नहीं, ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। तो ये अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, a इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको इधर ले जाएंगे तो इनका डिफरेंस ac बन जाएगा ना, और ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं हम, इसमें एक से ज्यादा टर्म है राइट हैंड साइड में, तो हर टर्म की डायमेंशंस को हम निकालेंगे और वो सब सेम होनी चाहिए। जो यहाँ डायमेंशन है वही यहाँ होनी चाहिए, वही यहाँ होनी चाहिए, और वही इधर भी होगी। इधर भी अगर ज्यादा टर्म होती तो इधर भी दोनों टर्म का सेम होना था। ये हमको चेक करना है। तो हम देखेंगे डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन आइदर साइड ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन और इक्वेशन शुड बी सेम, देन दैट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, राइट। देखते हैं सबसे पहले इसके x की डायमेंशंस लिखते हैं। x का अगर लिखते हैं तो ये क्या आता है, LHS ले लिया हमने। अब RHS की बात करेंगे तो पहले x नॉट का लिख लेते हैं, ये हो जाएगा L, क्योंकि ये भी डिस्टेंस ही है, डिस्प्लेसमेंट। V नॉट T का लिखेंगे, V नॉट T का अगर निकालते हैं तो V नॉट का क्या हो जाएगा, LT माइनस 1, और ये इधर T, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये बोला था ना एलजेब्रा का जो मल्टीप्लिकेशन वाली बात की मैंने एनालिसिस में या डिवीजन में, तो डिवीजन में कैंसिल हो जाती है, सेम मिनट मल्टीप्लाई में देखते हैं क्या होता है। तो ये एल और ये टी माइनस 1 था, तो क्या हो जाएगा, टी माइनस 1 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, टी नॉट। अल्टीमेटली क्या आ गया, एल आ गया, राइट। अगला लेते हैं ए टी स्क्वायर। ए मीन्स एक्सेलरेशन, तो एल टी माइनस 2, और ये टी स्क्वायर, तो अल्टीमेटली एल टी माइनस 2 और ये T2। इन दोनों को फिर अगर आप साथ में लेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन वाला वही कंडीशन आ गया बेटा, T नॉट फाइनली L। अब इसको अगर लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, L इधर भी आ गया, इधर भी हमने L प्रूव कर, ये था ही, ये L प्रूव कर दिया है, और ये भी L प्रूव कर दिया है। इट मीन्स दैट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली कंसिस्टेंसी इसकी चेक कर ली, इट इज डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन ये जो मेथड है ये एग्जैक्टली उसके बारे में नहीं पता थी कि एग्जैक्टली करेक्ट है ही, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट हम ये डायमेंशंस के वे में चेक कर सकते हैं। क्यों ऐसा है बेटा, कि जैसे हमने हाफ को यहाँ पे नहीं लिया है, कोई न्यूमेरिकल वे कोई कांस्टेंट आता है या कोई डायमेंशनलेस कांस्टेंट भी आएगा, तो वो चीज इसमें काउंट नहीं होती है, तो इसलिए हम उसके बारे में शो नहीं होते हैं ना। लेकिन हाँ डायमेंशंस के अकॉर्डिंग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी जरूर चेक कर लेते हैं, वो 100% हम फाइंड कर लेते हैं। लेकिन जो भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट आते हैं उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो एज इट इज अपने को केवल ये डायमेंशंस जिन क्वांटिटी की होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली विल फाइनलाइज वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो ये उस वे में ये करेक्ट है। हाफ को हम निगलेक्ट कर दिए हैं, या कहीं और कोई कांस्टेंट भी आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, लॉगरिथम आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वो निगलेक्ट हो जाते हैं, उनको हम काउंट नहीं करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि एग्जैक्ट फॉर्म वाली बात जो आती है ना, मैं इसीलिए कहा कि 100% वाली बात, क्योंकि वो एग्जैक्ट फॉर्म की बात नहीं कर पाते, क्योंकि उसको हमें अकाउंट में नहीं लेते कैलकुलेशन में। जब कंसिस्टेंसी चेक करते हैं केवल और केवल हम डायमेंशंस निकालते हैं उन क्वांटिटीज की, डायमेंशनल क्वांटिटी की, राइट। ये डायमेंशन कंसिस्टेंसी का चेकिंग का एक शॉर्ट एग्जांपल और बुक में दिया है, उसमें देखिए उसने हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है और उधर राइट हैंड साइड में mgh है। उसने कहा कि ये देखिए आपको इसको चेक करना है कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, क्योंकि दोनों तरफ, एक तरफ काइनेटिक एनर्जी एक तरफ पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसको पहले LHS ले लीजिए, LHS लिया अगर इसमें तो हाफ mv स्क्वायर है, तो केवल mv स्क्वायर लिखूंगा बेटा, हाफ की बात नहीं करेंगे। m मीन्स क्या हो जाएगा, m मास, ओके, एंड LT माइनस 1 स्क्वायर, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा ये m L2T माइनस 2, राइट। अब RHS की बात करते हैं, तो RHS में क्या आता है डायमेंशंस, mgh, तो m एज इट इज, g मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, LT माइनस 2, और ये h मीन्स हाइट मीन्स लेंथ हो जाएगा, तो ये l, राइट। अभी इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं वापस से मल्टीप्लाई करके।
mL2T-2, तो यहाँ देखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, इट मीन्स गिवन फिजिकल रिलेशन इज करेक्ट। ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, राइट। उसके बाद देखिए एमसीक्यू आपको दिया हुआ है, उस एमसीक्यू में भी आपको फाइंड करना है कि करेक्ट फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का कौन सा है। आपको डिफरेंट वैल्यू दिए, ये इस तरह की आपको कुछ वैल्यूज दी हुई है, 5 ऑप्शन दिए हैं और आपको चेक करना है कि करेक्ट कौन सा इसका फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। तो कैसे, काइनेटिक एनर्जी मींस एनर्जी, अल्टीमेटली एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला, एनर्जी क्या, वर्क इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, और एनर्जी मींस ये भी हमने यहाँ निकाल लिया हाफ mv स्क्वायर। तो क्या है इसका डायमेंशन फार्मूला, mlt-2, ये करेक्ट फार्मूला है, हाफ mv स्क्वायर, सॉरी ml2t-2, सॉरी ml2t-2, ये एनर्जी का फार्मूला है। अगर आप यहाँ सब में वैल्यू रख के देखते हैं और निकालेंगे तो आपका करेक्ट आंसर ये होगा। एक्चुअल में इन दोनों में आपका डायमेंशन सेम आएगा, ml2t-2। ऑप्शन सी और डी में या बी सी बी डी जो भी ऑप्शन है, ये इन दो ऑप्शन में आपका अगर आप देखेंगे तो डायमेंशन सेम आएगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अगर आप पढ़ेंगे तो हाफ mv स्क्वायर आपने 9th क्लास में पढ़ा, याद होगा। तो हाफ mv स्क्वायर न कि 3/16 mv स्क्वायर, इसलिए ये वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। ऑल्दो इट इज हैविंग द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ दिस हाफ mv स्क्वायर, डायमेंशन सेम है लेकिन इसका कोफिशिएंट 3/16 है, इसलिए ये करेक्ट नहीं है। बात समझ में आ गई। अभी ये जो कोफिशिएंट वाली बात कर रहे थे कि यहाँ कोफिशिएंट की एग्जैक्ट बात नहीं कर पाते हैं करेक्टनेस में, तो अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन भी आपका समझ में आ जाएगा कि ये हाफ mv स्क्वायर और ये 3/16 mv स्क्वायर, तो डायमेंशन तो सेम है लेकिन कोफिशिएंट जो है कांस्टेंट वाला वो डिफरेंट हो गया। तो डिफरेंट कांस्टेंट कोफिशिएंट होने से हम कंफ्यूज नहीं हो जाएं। तो अगर आपको एक्चुअल रिलेशन मालूम है तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हाफ mv स्क्वायर फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, आपने पढ़ा है 9th में भी, अभी फिर रिजल्ट में पढ़ेंगे। तो ये वाला फार्मूला करेक्ट है, मींस ऑप्शन ये वाला करेक्ट रहेगा, बाकी 4 ऑप्शन इसके रॉन्ग है। ये एमसीक्यू आपका, राइट। तो ये आपका एक एप्लीकेशन हो गया चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ एनी इक्वेशन, राइट। So now we'll discuss second application of dimensional analysis, deducing relation among the physical quantities। देखिए यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए फार्मूला डिड्यूस कर सकते हैं। कैसे करेंगे बेटा, इसके लिए सबसे पहली कंडीशन है कि जो फिजिकल क्वांटिटी जिसके लिए हमें रिलेशन डिड्यूस करना है, डिराइव करना है, फॉर दैट वी शुड नो द फैक्टर्स ऑन व्हिच दिस गिवन क्वांटिटी डिपेंड्स, दैट मे बी अप टू 3 अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो क्या तरीका होता है, देखिए मैं पहले आपको इसको एक प्रोसेस के थ्रू समझाता हूं और फिर हम रिलेशन डिराइव करेंगे। तो क्या तरीका होता है कि इसमें भी हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन यूज करेंगे। जब हम किसी गिवन फिजिकल क्वांटिटी के लिए रिलेशन डिराइव करेंगे, फार्मूला डिड्यूस करेंगे, देन वी यूज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। कैसे कि सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी दी है और उसके लिए हमें रिलेशन डिराइव करना, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फैक्टर्स जिन पे वो क्वांटिटी डिपेंड करती है। और फैक्टर क्या होंगे, वो भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में होंगे, मींस अदर फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, उन पे ये क्वांटिटी डिपेंड करेगी जिसका फार्मूला हमें डिराइव करना है, राइट। तो कैसे, देखिए कि सपोज कोई क्वांटिटी है Q और ये डिपेंड करती है 3 फिजिकल क्वांटिटी X, Y और Z पे, क्लियर। ये 3 फिजिकल क्वांटिटी X, Y और Z पे डिपेंड करती है, लेकिन हमें नेचर ऑफ डिपेंडेंस नहीं दिया हुआ है कि कैसे डिपेंड करती है, बस इतना पता है कि वो डिपेंड करती है इन 3 पे। तो हम क्या करेंगे, इस गिवन फिजिकल क्वांटिटी के लिए इन फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में एक डायमेंशन फार्मूला बना लेंगे, प्रोवाइडिंग अननोन डायमेंशन टू दिस 3 फिजिकल क्वांटिटीज। इनको अननोन डायमेंशन ए बी सी प्रोवाइड कर देंगे। कैसे, एक्स ए, वाई बी एंड जेड सी, ये ए बी सी इनकी अननोन डायमेंशन हो गई। 3 फैक्टर्स हैं, ये कौन से फैक्टर्स हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी है 3 फैक्टर्स हैं जिस पे ये क्वांटिटी क्यू डिपेंड करती है। तो इनको अननोन डायमेंशन ए बी सी प्रोवाइड कर दी और इस तरह से इसका डायमेंशन फार्मूला लिख लिया और इसको लिख देंगे प्रोपोर्शनल साइन के साथ कि इट इज प्रोपोर्शनल टू इट, मींस q इज प्रोपोर्शनल टू x a y b एंड z c। फिर q इज इक्वल टू k x a y b एंड z c, क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये x y z है, ये एक्चुअल में यहाँ मैंने एक सिंबॉलिक लिया है ना, लेकिन ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है, 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं डिफरेंट। तो इन फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले हम लिखेंगे ब्रैकेट में।
MLT जो भी इसका फार्मूला होगा बेटा, यहाँ पे MLOT की जो डायमेंशन होगी वो साथ में आएगी, है ना। मैं यहाँ भी कोई भी डायमेंशन ना लिख के केवल आपको समझाने के लिए ऐसे ही लिख रहा हूँ, डायमेंशन 1 लेके ही सबको। ये ऐसे Q का भी डायमेंशन फार्मूला हम लिख लेंगे, मैं भी यहाँ भी डायमेंशन प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, जनरल लिख रहा हूँ, क्लियर। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आप क्या हो जाएगा ये, अब ये बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, ये के साथ में रहेगी बेटा इसके, है ना। और इधर अननोन डायमेंशंस, और इधर इसका Q का फार्मूला लिख ही दिया। अब यहाँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन से हम क्या करेंगे, MLT की डायमेंशंस को इक्वेट कर देंगे, कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ MLT बोथ साइड्स। तो इससे क्या होगा, अपने को 3 इक्वेशन मिल गई, ये डायमेंशन इसके डायमेंशन से इक्वेट हो जाएगी, L की डायमेंशन L की डायमेंशन से इक्वेट हो जाएगी, क्लियर, और T की डायमेंशन T की डायमेंशन से इक्वेट हो जाएगी। और इस तरह से अपने को 3 इक्वेशन मिलेगी, उनको सॉल्व करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग दिस 3 इक्वेशन विल गेट द वैल्यू ऑफ A, B एंड C, अननोन डायमेंशन की वैल्यू अब मिल जाएगी इक्वेशन सॉल्व करके, वो वैल्यू यहाँ रख देंगे हम। तो अपने को यहाँ पे जो फार्मूला है वो रिक्वायर्ड फार्मूला आपको मिल जाएगा। दिस इज द वे टू डिराइव फार्मूला। अब कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज वी हैव गिवन अ सिंपल पेंडुलम विद बॉब ऑफ मास m। सिंपल पेंडुलम है, उसमें एक बॉब अटैच्ड है जिसका मास m है, and it is suspended with the help of a string and it is allowed to oscillate under the effect of gravity. So here we have to derive formula for period of oscillation of the simple pendulum, clear, and this period of oscillation of the simple pendulum depends on the length of the pendulum, mass of the bob and acceleration due to gravity. So ये factors हो गए 3, है ना, इनको यूज करके हमें पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फार्मूला डेराइव करना यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। तो कैसे, ये देखिए t अपने को दिया है, t इज द टाइम पीरियड, इट डिपेंड्स ऑन m, l एंड g। m क्या है, मास ऑफ द बॉब, l लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैंने जैसा बताया बेटा, इनको अननोन डायमेंशन a b c प्रोवाइड कर देंगे। ये अननोन डायमेंशन जैसे हमने प्रोवाइड किया तो t इज इक्वल टू k m a l b g c ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक। अब क्या करते हैं, सभी के डायमेंशन फार्मूले लिख लेंगे। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ अलग से, नहीं तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड, डायमेंशन फार्मूला ऑफ मास, डायमेंशन फार्मूला ऑफ लेंथ, डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैं डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रख देता हूँ। ये लिखा है हमने डायमेंशन फार्मूला टी का लेफ्ट हैंड साइड में, फिर राइट हैंड साइड में इन तीनों के भी डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं। ये डायमेंशन फार्मूला लिखने के बाद हमने क्या किया है, जो अननोन डायमेंशन थी इनको भी अंदर ले लिया, ठीक है। अब देखिए इनमें बेस सेम है, MLT बेस सेम है तीनों टर्म में, इन और पावर इनकी ऐड हो जाएगी। तो फाइनली क्या, m a प्लस 0 प्लस 0। ये सॉल्व करने के बाद बेटा ये इक्वेशन हमें मिल गई है ना। अब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन को यूज कर लेते हैं यहाँ पे, मींस विल इक्वेट द डायमेंशंस ऑफ m, l एंड t बोथ द साइड्स, क्लियर। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ m, l एंड t बोथ साइड्स। क्या करेंगे कंपैरिजन में, देखिए a इज इक्वल टू 0 हो गया, तो सबसे पहले a इज इक्वल टू 0। तो देखिए एक तो अपने को बिना सॉल्व किए ही मिल गया एक वेक्टर अननोन डायमेंशन। फिर b प्लस c इज इक्वल टू 0, b प्लस c इज इक्वल टू 0। एंड थर्ड इक्वेशन में देखिएगा क्या आएगा, माइनस 2c इज इक्वल टू 1, माइनस 2c इज इक्वल टू 1। तो c इज इक्वल टू माइनस 1/2। देखिए दो अननोन डायमेंशन तो अपने को बिना मेहनत किए अपने सॉल्व हो गए। तीसरा फाइंड करना है, यहाँ वैल्यू रख दीजिए b प्लस माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली b माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, इसको उधर ले जाएंगे तो b इज इक्वल टू 1/2। सो वी गॉट ऑल दिस 3 अननोन डायमेंशन a, b एंड c, और इन a, b, c की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो अपने को रिक्वायर्ड डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा। बेटा फाइनली जब वैल्यू रखी तो क्या हुआ, t इज इक्वल टू k m0 l 1/2 g रेस टू माइनस 1/2 मिला। इसको डिनोमिनेटर लेंगे, m रेस टू 0 1 हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू k l रेस टू 1/2 अपॉन g रेस टू 1/2। इसको फिर लिख लिया
T is equal to K under root L upon G, and this is the formula for time period of oscillation of simple pendulum. Clear? और ये हमने मेथड ऑफ डायमेंशन को यूज करके ये फार्मूला डिड्यूस किया है, डिराइव किया है. क्लियर? दिस इज सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. नाउ वी डिस्कस लास्ट एप्लीकेशन. कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर. मींस कोई फिजिकल क्वांटिटी दी है अपने को और उसका सिस्टम ऑफ यूनिट दिया है, तो वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में उसको कैसे कन्वर्ट करना है, ये हम मेथड ऑफ डायमेंशन यूज करके कर सकते हैं. जैसे आपको सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने पढ़ाया था टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना, टाइप्स ऑफ यूनिट, सीजीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट, एनकेएस यूनिट और ऐसा ही फिर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड था. तो यहाँ पे कन्वर्शन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, और कई बार क्या कोई पर्टिकुलर सिस्टम नहीं होगा लेकिन वो आपको यूनिट दे देगा क्वांटिटीज की, कि आपको ये इस क्वांटिटी में ये यूनिट है एक सिस्टम में और दूसरे में इस वाली यूनिट में इसको कन्वर्ट करना है. लेकिन वो मेथड ऑफ डायमेंशन यूज करके आप कर सकते हैं. कैसे करते हैं वही बात करते हैं. तो देखिए, ये कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, इट इज बेस्ड ऑन वन पर्टिकुलर फैक्ट. the magnitude of physical quantity remains same whatever be the system used for its measurement. फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा कोई भी सिस्टम यूज करें हम उसके मेजरमेंट के लिए. मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता है. ये हमने शुरू में भी पढ़ा है. कहाँ पे? मेजरमेंट पे पढ़ा था ना, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में. तो Q एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसका N1 U1 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इन वन सिस्टम है, और N2 U2 न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इन अनदर सिस्टम. तो क्या है? ये तो है यूनिट, और ये दोनों क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू. तो ये जो कन्वर्शन है, कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम into another, it is based on the fact that magnitude of physical quantity remains same whatever be the system used for its measurement. कोई भी सिस्टम मेजरमेंट के लिए यूज करेंगे, मैग्नीट्यूड क्वांटिटी का सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा, केवल यूनिट चेंज होती है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता है. राइट? कैसे करते हैं देखिए, तो हम बात करते हैं कि सपोज M1, L1 and T1, these are the unit of mass, length and time in one system, and M2, L2 and T2, these are the unit of mass, length and time in another system. Right? और N1 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू थी. N1 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू थी वन सिस्टम में. N2 है न्यूमेरिकल वैल्यू अनदर सिस्टम में. राइट? अब इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये देखिएगा कि Q इज इक्वल टू N1 U1 है, तो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 है. तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N1 U1 अपॉन U2. राइट? अब U1 को अगर मैं बात करता हूं तो U1 कैसे लिखते हैं हम? U1 इज इक्वल टू M1 L1 T1 एंड U2 इज इक्वल टू M2 L2 T2. राइट? और इसको अगर बात करते हैं तो कोई अपने पास एक पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है, तो मैंने इनको अननोन डायमेंशन ABC बोल दिया है. क्या बोल दिया है? अननोन डायमेंशन ABC के टर्म्स में हमने लिख दिया. यूनिट है ना, तो अल्टीमेटली डायमेंशंस की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो MLT मास लेंथ एंड टाइम है, तो उनके डायमेंशंस तो कुछ होगी ना उस गिवन क्वांटिटी के लिए, उस गिवन यूनिट के टर्म्स में. तो मैंने ABC अभी अननोन सपोज कर ली. तो ये जो वैल्यू है मैं इस फार्मूले में रख देता हूं. तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N1 इंटू M1A L1B and T1C अपॉन M2A L2B and T2C. अब ये M1 L1 T1 ये क्या है? जो गिवन सिस्टम है, जिस सिस्टम में अपने को दिया हुआ है अभी, और जिसमें कन्वर्ट करना है वो कहाँ आ गया? डिनोमिनेटर में. राइट? तो ये N2 इज इक्वल टू N1. अब इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं. तो ये M1 अपॉन M2 हो जाएगा. देखिए, होल रेज़ टू है L1 अपॉन L2B एंड T1 अपॉन T2 होल रेज़ टू C. ये आपका फार्मूला आ गया कन्वर्शन के लिए. दिस इज द फार्मूला वी विल यूज टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर. राइट?
आप एक एग्जांपल हैंड टू हैंड ले लेते हैं, मैं इसको रब नहीं करता हूँ, साइड में उधर एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, राइट। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज चाहो तो आप फोर्स का ले लो या वर्क का ले लो, वर्क का लेते हैं हम कि 1 जूल ऑफ वर्क है, ओके, कन्वर्ट 1 जूल ऑफ वर्क इन सीजीएस यूनिट। 1 जूल क्या है, ऐसा यूनिट है। तो सबसे पहले तो क्या बात करेंगे, वर्क, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क, डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क लिखेंगे। क्या है ये, mL2T - 2, राइट। अब जो फार्मूला N1 यहाँ पे दिया आपने को, N1 इज इक्वल टू क्या दिया, 1 जूल। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 1 है बेटा, है ना। जूल क्या है, ऐसा यूनिट है, मींस ये देखिए अगर अपन N1 U1 की बात करते हैं तो ये जूल है और ये 1 है, राइट। मींस ये जो जूल है ये क्या है, U1 है और ये N1 है। और अपने को N2 फाइंड करना है, N2 हमको फाइंड करना है, राइट। तो हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 अपान M2 A, L1 अपान L2 B एंड T1 अपान T2 C, राइट। अब आप देखिए अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो M1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम, L1 इज इक्वल टू 1 मीटर और T1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड और M2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 ग्राम, L2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड T2 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये समझ में आया क्या बेटा, कि जिसमें कन्वर्ट करना सीजीएस में, तो सीजीएस में मास यूनिट क्या होती, ग्राम, और लेंथ की सेंटीमीटर, और टाइम की सेकंड। टाइम की तो सभी सिस्टम में सेकंड है, मास और लेंथ वाला मीटर है। तो एसआई में अपने को दी हुई है किलोग्राम और मीटर, और अपने कन्वर्ट किस में करना है, ग्राम और सेंटीमीटर वाला आना चाहिए। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ रखता हूँ। तो N2 इज इक्वल टू 1, N1 की वैल्यू 1 रख दी मैंने, M1 मीन्स 1 किलोग्राम अपॉन 1 ग्राम, 1। और ये देखिए ABC अगर हम कंपेयर करते हैं इससे, डायमेंशनल फार्मूले इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू कितनी है बेटा, 1, B 2 एंड C इज इक्वल टू -2 आ गया। तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे इन ABC की वैल्यूज इस फार्मूले से कंपेयर करके रखेंगे, राइट, क्योंकि इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। डायमेंशन फार्मूला इसीलिए लिखते हैं ओरिजिनल, कि वहाँ पे जो अननोन डायमेंशन हमने फार्मूले में ABC है वो उससे कंपेयर करने पे ABC की वैल्यू हमको मिल जाएगी। वो हम यहाँ पे ब्रैकेट में के साथ जो बाहर पावर है वो ABC, उसमें वो वैल्यू रख देंगे। तो ये 1 आ गया, A इज इक्वल टू, अब L1 मीन्स कितना, 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर 2, और ये 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड -2 1। अब ये देखिए ये किलोग्राम है और मीटर है, और अपने को सीजीएस में कन्वर्ट करना मीन्स इसको अपने को सीजीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, ये 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, राइट। अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू ये 1000 अपॉन 1। अब ये यूनिट तो कैंसिल हो जाती है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, अभी हमने डायमेंशन एनालिसिस में शुरुआत में बात की थी, है ना। लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगा, ये 100 स्क्वायर करा तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 अपॉन 1, और ये 1 अपॉन 1, राइट। फाइनली क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 10 टू द पावर 7 न्यू यूनिट। वैसे सीजीएस का है तो न्यू यूनिट अपने को पता है वो क्या होती है, 10⁷ अर्ग। एक्चुअल में न्यू यूनिट इसलिए लिखते हैं कि हमको यहाँ पे यूनिट कैंसिल हो जाती है, लेकिन हम क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया है कि कन्वर्ट 1 जूल ऑफ वर्क इनटू सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस की यूनिट क्या हो जाती है, हमने कन्वर्ट कर दिया ना, किलोग्राम को ग्राम में किया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, वही तो आया अपने पास, कैंसिल जरूर हुआ लेकिन कन्वर्ट तो उसी में किया ना हमने। तो इसलिए ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हुआ, तो वो क्या होता है, वो इसके इक्वल होता है अर्ग के, सीजीएस में उसको अर्ग बोलते हैं। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर पाते हैं। ये थर्ड एप्लीकेशन हो गया इसका, राइट। तो ये तीनों एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस के हो गए अपने, क्लियर है।
राइट। अब हम बात करते हैं कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं इसमें। ये जो फार्मूला हमने डेराइव किया था इससे पहले, तो उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। ये जो फार्मूला डेराइव करते हैं, एक तो उसमें एक लिमिटेशन है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मोर देन 3 क्वांटिटी पे डिपेंड हो तो उसका फार्मूला डेराइव नहीं कर सकते हैं, केवल 3 क्वांटिटी पे ही डिपेंड होना चाहिए। 4 पे तब पॉसिबल है कि अपॉन में अगर कोई आ जाता है रेशो में, राइट। अदरवाइज वो मोर देन 3 क्वांटिटी पे डिपेंड है, उसके लिए फार्मूला डेराइव नहीं होता है। कोई भी ऐसा रिलेशन जिसमें मोर देन 1 टर्म है तो इन वन गो वी कांट डेराइव द फार्मूला। 2 पार्ट में कर सकते हैं, लेकिन एक साथ इसलिए नहीं होगा कि मोर देन 1 टर्म है तो उसमें नहीं होगा। फिर ये मेथड अपने को कोई भी इंफॉर्मेशन एक्चुअल कांस्टेंट के बारे में नहीं देती कि हमने t इज इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी फार्मूला डेराइव किया, राइट, टाइम पीरियड का। लेकिन एक्चुअल फार्मूला है 2 पाई t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो 2 पाई जो है एक्चुअल कांस्टेंट है, तो वो एक्चुअल कांस्टेंट की कोई इंफॉर्मेशन इसमें नहीं मिलती है। हमें यहाँ एक पर्टिकुलर कांस्टेंट के ही मिलेगा हर बार जब भी हम डेराइव करेंगे, तो एक्चुअल कांस्टेंट जो इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। या फार्मूले में कोई भी अदर ऐसे फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग टर्म, उसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन इस मेथड से नहीं मिलती है, राइट। फिर ये मेथड हमें ये भी इंफॉर्मेशन नहीं देती है कि वेदर ए क्वांटिटी इज ए स्केलर और ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, राइट। तो ये लिमिटेशंस हैं और ये पूरा हमने डिस्कस कर लिया है डायमेंशनल एनालिसिस और उसके एप्लीकेशन, राइट। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। इसकी कुछ और प्रॉब्लम्स है, आप डिस्कस कर, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, और आपको कुछ दिक्कत आती तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आई विल डिस्कस विद अगेन, ओके, क्लियर। आई विल डिस्कस विद यू अगेन, बट कंडीशन इज दैट फर्स्टली यू हैव टू प्रैक्टिस। आप अपने आप से प्रैक्टिस कर लीजिए बेटा, और मैं नहीं सोचता कोई दिक्कत आएगी आपको। बस एक बार कॉन्फिडेंट होके और पर्टिकुलरली आपका कंसंट्रेशन से समझना है। एक बार फुल कंसंट्रेशन से समझ लीजिए, ध्यान दीजिए अच्छे से, और प्रैक्टिस कीजिए खुद से। गारंटेड आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है डायमेंशनल वाला, वेरी इंपॉर्टेंट। इवन सिग्निफिकेंट फिगर से भी क्वेश्चन आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये दोनों पार्ट बहुत अच्छे से आप इनको लर्न करना है, राइट, ठीक है। चलिए, टिल देन, बाय, थैंक यू।